दोस्तों, जरा सोचो। एक ऐसा दौर था जब किसी इंसान को ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि सूरज घूमता है, पृथ्वी नहीं। क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देता तो उसे जीवित जला दिया जाता था। जिस दौर में इंसान अपनी खुद की सोच पे भी भरोसा नहीं कर सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि चर्च जो कह दे वही सत्य माना जाता था। और फिर अचानक से कुछ सदियों के अंदर वही अरब जहां लोगों को सिर्फ डरना और मानना सिखाया जाता था, वही अरब दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे साइंटिफिक और सबसे रेशनली सोचने वाला कॉन्टिनेंट बन गया। सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे। सवाल यह है कि कौन सी चीज ने इस पूरी सोच को उल्टा पुल्टा कर दिया। दोस्तों, इसी रेवोल्यूशन का नाम है रेनेसेंस। और अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये रेनेसेंस प्लेटो और एरिस्टोटल के उस आइडियल स्टेट वाले सपनों से निकलकर दुनिया को एक बिल्कुल नए, प्रैक्टिकल और रियल पॉलिटिक वाले पॉलिटिकल थिंकर तक लेके आया, जिसका नाम था निकोलो मक्यावली। तो दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहते हो कि कैसे एक पूरा सिविलाइजेशन अपनी सोच बदल सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई विद गुरु चेला चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम हैं अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जीरो से हीरो सीरीज के एपिसोड नंबर 9 पर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो 1 मिनट रुक जाएं। आपको बता दें कि हमने इस सीरीज में ऑलरेडी सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे जियांट्स को कवर किया है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नया एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मिडल एजेस क्या थे। यूरोपियन हिस्ट्री में मिडल एजेस उस एरा को कहते हैं जो रफली रोमन एम्पायर के पतन यानी कि फॉल से शुरू होता है, यानी लेट 5th सेंचुरी और रेनेसेंस के आने तक चलता है, यानी लेट 40th सेंचुरी तक। मतलब ऑलमोस्ट 900 ईयर्स का एक लंबा टाइम पीरियड। इस पीरियड के 3 पहचान थी। पहला, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन।
फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, जिसके बारे में हम अगले सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। चर्च की सुप्रीमेसी पे बेस्ड ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी चर्च स्टेट से भी ऊपर थी। इसका मतलब समझिए, अगर कोई राजा भी कुछ करना चाहता था तो उसे पोप, यानी कि कह सकते हैं चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी, उसकी परमिशन या अप्रूवल लेना पड़ता था। और तीसरा, लोगों की इंटेलेक्चुअल लाइफ, यानी उनकी सोच समझ सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स और बिलीफ्स तक लिमिटेड थी। लोग सिर्फ वही सोच सकते थे जो चर्च अलाउ करे। दोस्तों, इसी वजह से ये पूरा पीरियड स्टैग्नेशन, यानी रुकी हुई, अटकी हुई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पीरियड माना जाता है। और इसलिए पॉलिटिकल थॉट की हिस्ट्री में मिडल एजेस को डार्क एजेस बोला जाता है, अंधेरा युग, क्योंकि इस दौर में इंसान की तार्किक, यानी कि रेशनल सोच जैसे बुझ ही गई थी। तो चलिए अब समझते हैं फेडरलिज्म क्या था, क्योंकि ये मिडल एजेस की पूरी इकोनॉमिक और सोशल बैकबोन थी। आपको बता दूं कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता था। मेडिएवल यूरोप में इकोनॉमिकली ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। डिफरेंट लेवल्स के लैंडलॉर्ड्स का सोशल स्टेटस लैंड टेन्योर से डिसाइड होता था। कहने का मतलब ये है कि उनके पास कितनी जमीन है, उसी से उनकी पोजीशन डिसाइड होती थी। जमीन राजा के पास होती थी और उसे डिफरेंट लेवल्स के लैंडलॉर्ड्स को दे दिया जाता था। इसके बदले में लैंडलॉर्ड्स को मिलिट्री सर्विस, या कह सकते हैं होमेज, यानी रिस्पेक्ट, लॉयल्टी दिखाना देना पड़ता था राजा को। अब बात करें जमीनों के बारे में, तो अब ये जमीन सर्व्स, कह सकते हैं किसान मजदूर, जो लगभग गुलाम जैसे थे, जोतते थे, यानी कि टिल करते थे, और बदले में उन्हें लैंडलॉर्ड्स को लेबर सर्विस और ड्यूज, या कह सकते हैं टैक्स देने पड़ते थे। सोसाइटी का हर हिस्सा, चाहे वो क्लेरिक्स हो, कह सकते हैं चर्च के लोग हों, सोल्जर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, या टॉयलर्स, कह सकते हैं मेहनतकश लोग जो अथाह मेहनत करते हैं, सब एक दूसरे से म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस के थ्रू बंधे हुए थे। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको बताऊं तो ये जो सिस्टम था, ये तब तक चलता रहा जब तक मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया। तब जाके ये जरूरी हो गया कि इस पूरे फेड्यूल सिस्टम को कह सकते हैं इसको तोड़ना पड़ेगा, ताकि नए जो एंटरप्रेन्योर है, या कह सकते हैं व्यवसायिक जो क्लास है, और जो नए वर्किंग क्लास हैं, उन दोनों को फ्रीडम मिल सके। तो दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझनी है
कि फेडरलिज्म था लैंड बेस्ड, हायरार्की वाला, ऑब्लिगेशन वाला सिस्टम, जिसमें हर व्यक्ति की जिंदगी, हर व्यक्ति की लाइफ प्री डिटरमाइंड थी। उसके स्टेटस से ही डिसाइड हो जाता था कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे सेंट्रल टॉपिक पे, जो कि है रेनेसेंस। समझने की कोशिश करते हैं कि रेनेसेंस था क्या। रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ या रिवाइवल, यानी पुनर्जन्म, या कह सकते हैं पुनर्जागरण, एक नई शुरुआत। यूरोपियन हिस्ट्री में ये उस पीरियड को रेफर करता है जब एक कल्चरल रिवाइवल, यानी कि कह सकते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। ये रिवाइवल शुरू हुई इटली में लेट 14th सेंचुरी में, देन ये फ्रांस तक पहुंची 15th सेंचुरी में, और इंग्लैंड और जर्मनी तक पहुंची 16th सेंचुरी में। ब्रॉडली स्पीकिंग, रेनेसेंस एक ह्यूमनिस्ट मूवमेंट था जो लिटरेचर और आर्ट के अलावा पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, एजुकेशन, साइंटिफिक लर्निंग, फिलॉसफी, सोशल और पॉलिटिकल थॉट, हर फील्ड में स्प्रेड हुआ। हिस्टोरिकली ये मिडल एजेस से मॉडर्न एज तक की ट्रांजिशन को मार्क करता है। दोस्तों, दैट्स वाई हिस्ट्री में रेनेसेंस को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से मॉडर्न दुनिया की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब समझते हैं रेनेसेंस अचानक क्यों आया, कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स ने इसे ट्रिगर किया। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इवेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला इवेंट के बारे में बात करते हैं, जो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453। तो ध्यान से समझिएगा, जब टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑक्यूपेशन कर लिया तो वहां के बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स अपनी जान बचाकर इटली भाग गए, और अपने साथ वो काफी सारी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कह सकते हैं पुरानी लिखी हुई किताबें, उनको भी साथ ले गए। इन स्कॉलर्स ने अपने साथ बहुत सारे नए ब्रिलियंट आइडियाज इटली ले गए, जो मेडिएवल थिंकिंग के लिए बिल्कुल नए थे। इसका आर्ट और लिटरेचर पे गहरा, या कह सकते हैं प्रोफाउंड असर पड़ा। अब आर्ट और लिटरेचर ह्यूमन सेंटिमेंट्स, यानी कि इंसान की जो भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने का माध्यम बन गए, ना कि सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स का। वहीं दूसरा इवेंट आप लोग देख पा रहे हैं, वो था इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस 1455। प्रिंटिंग प्रेस के आने से बुक्स का मास प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। पहले सिर्फ हाथ से लिखी जाती थी किताबें, अब अब उन्हें प्रिंट किया जा सकता था। इससे नए आइडियाज बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगे। तीसरा इवेंट, या कह सकते हैं आखिरी इवेंट, था डिस्कवरी ऑफ अमेरिका 1492। कोलंबस की अमेरिका की डिस्कवरी ने कहीं ना कहीं नए आइडियाज को प्रमोट करने में बड़ा रोल प्ले किया। दुनिया को रियलाइज हुआ कि उनकी जानी पहचानी दुनिया से बहुत बड़ा वर्ल्ड बाहर भी है। इन नटशेल दोस्तों, रेनेसेंस का मतलब था एक रिन्यूड
इंटरेस्ट, यानी फिर से जागी हुई दिलचस्पी, एंशिएंट ग्रीस और रोम की सिविलाइजेशन में। रेनेसांस ने आर्ट और लर्निंग का रिवाइवल किया, क्लासिकल ग्रीक रोमन मॉडल्स के इन्फ्लुएंस में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिविजुअल लाइफ बाउंड बाय प्री डिटरमाइंड स्टेटस। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आई होप आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है समझना क्योंकि इसी से रेनेसेंस का सोशल एस्पेक्ट समझ आता है। मिडल एजेस में एक इंडिविजुअल की लाइफ उसकी प्री डिटरमाइंड स्टेटस से बंधी हुई थी। मतलब आप जिस क्लास में पैदा हुए वही आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड कर देता था। बट इकोनॉमिक स्फेयर में नए नए डेवलपमेंट्स ने लोगों को अपने प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन से फ्रीडम दिलाई। 13th सेंचुरी से ट्रेड और कॉमर्स एक्सपेंड होने लगा और मार्केट में नए स्किल्स और क्राफ्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। इससे सर्व्स जो लैंडलॉर्ड के काम में बंधे हुए थे, सेमी स्लेव जैसी जिंदगी जी रहे थे, उनको एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज या कह सकते हैं नए रास्ते मिलने लगे। मर्चेंट क्लास को रियलाइज हुआ कि उन्हें वेल्थ कमाने के लिए जमीन की ऑनरशिप पे डिपेंड नहीं रहना, इसलिए वो फेड्यूअल रेस्ट्रेंट्स यानी कि बंधनों से भी फ्री हो गए। धीरे धीरे एक नया एंटरप्रेन्योर क्लास उभर कर सामने आया जो अपने नए आइडियाज बिजनेस और इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकता था। इससे इकोनॉमिक पावर जो पहले सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के टाइनी क्लास तक लिमिटेड थी, अब सोसाइटी के वाइडर एरियाज में डिस्प्रेस्ड यानी कि कह सकते हैं फैनली यानी कह सकते हैं कि फैलना स्टार्ट होने लगी। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज, ये नया मर्चेंट क्लास अब आर्ट्स और क्राफ्ट्स का पैट्रन यानी कि कह सकते हैं प्रोटेक्टर बन गया, ना कि सिर्फ चर्च। इससे आर्टिस्ट चर्च के मोनोपोली से फ्री हो गए और उन्हें सेल्फ एक्सप्रेशन की आजादी मिली। आर्ट का सब्जेक्ट अब सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स तक लिमिटेड नहीं रहा, अब वो ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, एस्पिरेशंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल मीडियम बन गया। इस प्रोसेस में ऑल ऑल कह सकते हैं परवेसिव यानी कि सब जगह फैली हुई रिलीजियस आउटलुक ने जगह दी सेक्युलर आउटलुक को। मतलब धर्म केंद्रित सोच से हटकर एक नए मनुष्य केंद्रित ह्यूमन सेंटर्ड सोच की तरफ शिफ्ट हुआ। लोगों का फोकस अब हेवन और हेल के अननोन रास्तों से हटके रियल लाइफ ऑफ मैन एंड विमेन ऑन अर्थ की तरफ गया। यही वजह है कि रेनेसेंस को ह्यूमन सेंटर्ड मूवमेंट बोला जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं दो अलग अलग फिलोसोफर्स या कह सकते हैं दो अलग अलग फिलोसफीज। एक है स्कॉलस्टिसिज्म और दूसरी है ह्यूमनिज्म, जो मिडल एजेस और रेनेसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पहली फिलॉसफी जो है स्कॉलस्टिसिज्म। क्या थी ये? तो मेडिवल यूरोप में स्कॉलस्टिसिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें कह सकते हैं आप लोग कि वाद विवाद या बहस
अगर हम ब्रीफली कहें तो यहाँ पर जो वाद विवाद हैं और जो बहस है वो होती थी रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स एडॉप्ट करते थे। इस पूरी बहस के स्ट्रेंथ सिर्फ फेथ से आती थी, रीजन से नहीं। और रेनेसेंस आने के बाद धीरे धीरे स्कॉलस्टिसिज्म को रिजेक्ट किया जाने लगा क्योंकि उसमें ज़्यादा जोर अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे और नीडलेस सबटेलिटी ऑब्सक्यूरिटी यानी कि घुमा फिरा के जो बातें होती हैं उस पर ज़्यादा था और कॉम्प्लिकेशंस पे दिया जाता था। इसका फोकस रेशनल एटीट्यूड की जगह रिलीजियस टीचिंग्स पे होता था। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट ने लिटरेरी, साइंटिफिक और फिलोसफिकल वर्क्स को रिकॉग्नाइज किया जिन्होंने एंशिएंट ग्रीस और रोम को लर्निंग और लिविंग के लिए बेस्ट गाइड माना। ह्यूमनिज्म ने ह्यूमन सेंटर्ड फॉर्म्स ऑफ फिलोसफी और लिटरेचर की तरफ रुख किया। रेनेसेंस आर्टिस्ट, जहाँ पर हम बात करते हैं पेंटर्स की, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट्स की, सब मेडिवल स्कॉलस्टिसिज्म को रिजेक्ट करके बैलेंस, हार्मनी और पर्सपेक्टिव के मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को अपनाते थे। टीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज अब इन सब्जेक्ट को टीच करते थे जो मैन और विमेन को धरती पे एक मॉरल, रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल लाइफ जीने में मदद करे। ह्यूमनिस्ट या लिबरल एजुकेशन ग्रामर, लर्नड और एलोक्वेंट स्टाइल या कह सकते हैं रेटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री और मॉरल फिलॉसफी पढ़ाई जाने लगी। बाद में इस करिकुलम में स्टडी ऑफ लॉ और साइंस ऑफ मेडिसिन भी शामिल किए गए। रेनेसेंस कहीं ना कहीं उसने लिटरेचर के स्फेयर में भी ह्यूमन कैरेक्टर की जो गहराइयां हैं उसको एड्रेस करना शुरू किया। जैसे विलियम शेक्सपियर जो ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट था, उसके बहुत सारे प्लेज क्लासिकल सोर्सेस से थीम्स लेते थे। और दोस्तों, ये सिर्फ आर्ट और लिटरेचर तक ही लिमिटेड नहीं था, साइंस में भी नया अवेकनिंग आया। कॉमन पीपल ने साइंटिफिक फैक्ट्स बिलीव करने की हिम्मत दिखाई जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कॉपरनिकस, पॉलिश एस्ट्रोनर और फिजिसिस्ट, और गैलीलियो। इनकी डिस्कवरीज ने यह प्रूव कर दिया था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। सन, मून, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स जैसा स्क्रिप्चर्स में क्लेम किया गया था वैसा नहीं था। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से फेथ वर्सेस रीजन वाला कन्फ्लिक्ट रेनेसेंस को मेडिवल स्कॉलस्टिसिज्म से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और रेशनल पोजीशन में देखा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं आज के एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग कॉन्सेप्ट पर, जो कि है पॉलिटिकल स्फेयर में क्या शिफ्ट आया जो सीधा हमें मैकियावेली तक ले जाता है। रेनेसांस पीरियड में हॉली रोमन एम्पायर की पावर स्टेडली डिक्लाइन हो रही थी। ये एम्पायर ओरिजिनली 10th सेंचुरी में चर्च की प्रोटेक्शन के लिए सेटअप हुआ था। हालांकि ये 19वीं शताब्दी तक फॉर्मली एग्जिस्ट करता रहा, लेकिन 13वीं शताब्दी से ही इसकी पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। 1648 में ट्रीटीज ऑफ वेस्टफेलिया ने इस एम्पायर को
और भी पावरफुल से कह सकते हैं एम्पायर को और भी पावर से मरहूम कर दिया जब उसने जर्मन प्रिंसेस की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, फ्रेंच फिलोसोफर वॉल्टेयर, उसने इस पूरी सिचुएशन पे एक बहुत ही विटी कमेंट किया था। उसने कहा कि हॉली रोमन एम्पायर नाइदर हॉली नॉर रोमन नॉर एन एम्पायर रह गई थी। कहने का मतलब यह है कि ना तो ये होली थी, ना ही ये रोमन थी, और ना ही एक रियल एम्पायर रह गई थी। बिल्कुल नाम की ही ये रह गई थी। दोस्तों, यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से हमारी अगली कहानी शुरू होती है। इटली अभी तक छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। फ्लोरेंस, वेनाइस, मिलेन, रोम सब अपने अपने तरीके से चल रहे थे, लगातार आपस में लड़ते हुए, फॉरेन पावर्स के इन्वेजन्स का शिकार होते हुए। और इसी सिचुएशन में एक प्रोमिनिएंट इटालियन पैट्रियट और फिलोसोफर उठकर आता है, जो इटली के यूनिफिकेशन की, यानी उसे एक नेशन स्टेट बनाने की प्लेडिंग या कह सकते हैं प्लेज करता है। वो आइडेंटिफाई करता है स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स और एक्सप्लोर करता है कि कैसे एक सब्सटेंटली स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया जाए, चाहे सरकमस्टांसिस कितनी भी अनफेवरेबल और एडवर्स क्यों ना हो। और उसका नाम है निकोलो मकियावली। दोस्तों, मकियावली ने खुद अपने एक लेटर में पीरियो सॉर्डिनी को लिखा था, एक ऐसी कोट जो उसकी पूरी फिलॉसफी का इसेंस कैप्चर करती है। और वो कोट था, बिकॉज द टाइम्स एंड ह्यूमन अफेयर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, whereas men do not alter their ideas and ways of life. A man that should be so wise as to understand the times and the order of things, accommodating himself to them, would always have good fortune. मतलब समय और ह्यूमन अफेयर्स हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान अपने आइडियाज और जीने के तरीके नहीं बदलते। जो इंसान इतना वाइज हो कि समय को समझे और उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करे, उसकी हमेशा गुड फॉर्च्यून या कह सकते हैं एक अच्छी किस्मत डेफिनेटली रहेगी। दोस्तों, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मकैवली की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिफाइन करती है। अडेप्टिव कह सकते हैं अडेप्टेबिलिटी, और कह सकते हैं प्रैक्टिकलिटी और चेंज को समझना। इसी वजह से हिस्ट्री में मकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, और उसे द चाइल्ड ऑफ द रेनेसेंस भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी पूरी सोच ही रेनेसेंस के इस नए ह्यूमन सेंटर्ड, रेशनल और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से निकली थी। दोस्तों, देखिए जरा कनेक्शन आप लोग ये देखें कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को इथिक्स और वर्च्यू के थ्रू देखा, लेकिन रेनेसेंस ने ऑलमोस्ट 1800 साल बाद दुनिया को इतना बदल दिया कि अब एक थिंकर आता है जो पॉलिटिक्स को सिर्फ पावर और प्रैक्टिकलिटी के थ्रू देखता है। यही है ह्यूमैनिटी की सोच का रेवोल्यूशन। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए एक फास्ट रिवीजन राउंड करते हैं। नंबर 1, मिडल एजेस, डार्क एजेस भी कहते हैं, लगभग 900 साल फेडरलिज्म प्लस चर्च सुप्रीमेसी प्लस इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। नंबर 2, फेडरलिज्म, लैंड बेस्ड हायरार्की,
म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, किंग से सर्फ तक का सफर। नंबर 3, रेनेसेंस, रीबर्थ, एक ह्यूमनिस्ट कल्चरल रिवाइवल, इटली से स्टार्ट होकर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तक फैली। नंबर 4, कॉजेस, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, प्रिंटिंग प्रेस एंड डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। नंबर 5, ट्रेड कॉमर्स ने सर्फ्स को फ्रीडम दी, नया मर्चेंट या एंटरप्रेन्योर क्लास उभरा, आर्ट का पैटर्न अब चर्च नहीं मर्चेंट क्लास बना। नंबर 6, स्कॉलास्टिसिज्म, फेथ बेस्ड बहस वर्सेस ह्यूमनिज्म, रीजन और क्लासिकल लर्निंग बेस्ड। नंबर 7, साइंस में भी रेवोल्यूशन, जहां पर हमने कॉपरनिकस और गैलीलियो के बारे में देखा। नंबर 8, हॉली रोमन एम्पायर डिक्लाइन, नेशन स्टेट्स का राइज, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी कंसोलिडेट हो गए लेकिन इटली नहीं। नंबर 9, यही गैप फिल करने मैकियावेली आता है, जिसको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है चाइल्ड ऑफ द रेनेसेंस। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो समझ लीजिए आज का टॉपिक आपने फुली ग्रेप्स कर लिया है। इस टॉपिक को आपने फुली ग्रेस्प करा है, काफी बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन डार्क एजिस के अंधेरे से निकलकर रेनेसेंस की रोशनी में आई, कैसे फेथ से रीजन की तरफ, रिलीजियस से सेक्युलर की तरफ और फ्रेगमेंटेड फेडरल सोसाइटी से कंसोलिडेटेड नेशन स्टेट्स की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम सीधा मिल रहे हैं निकोलो मैकियावेली से, उसकी लाइफ, उसके सबसे फेमस किताब द प्रिंस और उसके बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल की रियल वर्ल्ड स्ट्रेटजी। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेनेसेंस का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, फेडरलिज्म से फ्रीडम, ह्यूमनिज्म या फिर नेशन स्टेट्स का राइज। और अगर कोई डाउट हो तो वहाँ लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बार फिर से, आपका अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैकियावेली का आने वाला जो एपिसोड है वो आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, इतने ध्यान से पूरा एपिसोड देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी तरह सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे पढ़ाई विद गुरुचिला के साथ। ये आप लोगों की स्क्रीन पर मैं एक सेंटेंस छोड़ के जा रहा हूं, आई होप आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई विद गुरुचिला, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जीरो से हीरो सीरीज।